चलिए तो पेज नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से बाकी था। लल्लू चप्पू की बात करने लगे। 1 मिनट। हाँ। लल्लू चप्पू की बात करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा वंशीधर के पिताजी ने कहा। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। आलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दिन ने वात्सल्य पूर्वक पूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना का चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बात सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। त्रुटि मतलब उससे उसमें कोई गलती नहीं होगी। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। पंडित आलोपी दिन ने किसको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया? तो मुंशी वंशीधर को। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसा आलोपी दिन कहते हैं, सॉरी वंशीधर कहते हैं। आलोपी दिन फिर हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं आपका दास हूँ। आज मैं कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दिन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड कठोर कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी रीडिंग किया है हमने, क्योंकि इस समय टाइम की ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है और सबके पास टाइम की ही प्रॉब्लम है। टाइम कम है आप सभी के पास।
दैट्स व्हाई बंसीधर की आंखें डबडबा गई। डबडबा जाना मतलब आंखों में पानी भर जाना। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। प्रफुल्लित होना मतलब खुश होना। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एचएस में पूछे जा सकते हैं। इसमें कहानी का कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है, क्यों? नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से पहलू पर पक्ष उभर कर आते हैं? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ सकते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आपका ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको कहानी के कौन कौन से पात्र, वृद्ध मुंशी का पात्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, वकील के साथ था उसके बारे में पता होना चाहिए, शहर की भीड़ के बारे में भी आप अच्छे से स्टडी कर ही लेंगे। नौकरी में, अब यहाँ की पंक्तियाँ ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। तो ये बात जो है बंसीधर के पिताजी कहते हैं, ठीक है, अपने बेटे को समझाते हैं नौकरी मिलने से पहले। यह किसकी उक्ति है तो आप लिख देंगे ये बंसीधर के पिताजी की है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि धीरे धीरे घटते घटते इसलिए कहा गया है क्योंकि मासिक वेतन जो एक दिन दिखाई तो देता है लेकिन फिर घटते घटते क्या हो जाता है? देखिए आंसर यही है, लुप्त हो जाता है। और पहला ये उक्ति किसकी है तो वृद्ध मुंशी की। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं, जो पिता अपने बेटे को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा काम मत करो, ऐसा काम करो जिसमें ऊपरी आमदनी हो? तो इससे क्या आप सहमत हैं? तो हाँ, नहीं है तो नहीं। नमक का दरोगा कहानी से कोई अन्य दो शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। कोई भी दो शीर्षक आप बता के उसको स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं पाठ के आसपास। 1 मिनट। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। 1 मिनट है। इस विस्तृत संसार में उनके धैर्य, अपना मित्र